हेलो दोस्तों, मैं अमित आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और भयानक और डरावनी कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक भाई की है जिसे मैं एक काल्पनिक नाम के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना इधर उधर की बातें किए सीधे सुनते हैं आज की कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और उसकी वजह से मुझे रोज़ाना अपने घर से 50 किलोमीटर दूर अप डाउन करना पड़ता है। शुरू में तो मैं बस से ही आना जाना करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने एक कार ले ली थी और कार लेने के बाद मैं उससे ही ऑफिस में आया जाया करता था। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने वह कार लेकर मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अगर मैं वो कार नहीं लेता तो मेरे साथ शायद वह डरावना हादसा नहीं हुआ होता और ना ही उसकी आत्मा उस दिन मेरा पीछा करती। उस दिन उस डरावने हादसे के होने के बाद अब जब भी मैं उस रास्ते से अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे सिर्फ उसी का डर सताता रहता है और मुझे लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे पीछे ना पड़ जाए। दरअसल उस दिन मैं अपने ऑफिस से अपना काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस से निकल ही रहा था। तभी मेरे कुछ स्टाफ के दोस्त लोग कहते हैं, अरे यार रितेश, आज थोड़ी लेट चले जाना, चल बाहर चलकर कहीं पर कुछ छोटी मोटी पार्टी करके आते हैं। तभी मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए उन लोगों से कहा कि यार आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर कभी चलते हैं। लेकिन उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जिद कर ली थी, नहीं अगर चलेंगे तो आज ही चलेंगे। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अब शाम के 5 बज चुके हैं और मुझे घर पर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे, और अगर मैं तुम लोगों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए चला गया तो फिर लेट हो जाऊँगा और तब तक घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। मेरे घर में उनको संभालने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तभी वो मुझसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि घर पर फ़ोन करके उन लोगों से कह दो कि आज तुम थोड़ा लेट आने वाले हो और हम लोग तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं करवाएंगे। इसके बाद उनमें से एक दोस्त कहता है कि भाई अब तो तुम्हारे पास कार आ गई है ना, अब तुम हम लोगों के साथ पार्टी थोड़ी ना करोगे। तभी मैं उनसे कहता हूँ कि अरे यार, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद मैं मेरे मन ही मन सोचता हूँ कि आज इन गरीब लोगों के साथ मैं बाहर पार्टी करने के लिए नहीं जाऊंगा तो इन लोगों को लगेगा कि कार लेने के बाद मुझ में घमंड आ गया है। और उस दिन उन लोगों के साथ ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद बाहर पार्टी करने के लिए चला गया और पार्टी करते करते कब रात के 8 बज गए थे इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र घड़ी के ऊपर गई तो मैं अपने दोस्तों से कहा कि भाई मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब मुझे तुरंत अपने घर पर निकलना होगा। इसके बाद वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है तू चले जा, हम लोग थोड़ी देर और एंजॉय करके आते हैं। इसके बाद मैं उन लोगों को वहीं छोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा। दरअसल जिस प्रॉपर्टी कंपनी में मैं नौकरी करता था वो शहर के रिहायशी इलाके में था और मैं उस शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था और वहीं से रोज़ाना अपनी ड्यूटी करने के लिए शहर में आता जाता था। अब उस 50 किलोमीटर की दूरी में घर की तरफ जाते वक्त बीच में लगभग 15 से 20 किलोमीटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, यानी कि वहाँ पर ना ही तो कोई इंसानी बस्ती थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और उस दिन मैं बाकी के दिनों की तुलना में काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ अपने घर की ओर चले जा रहा था। अभी मैं मेरे घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस सुनसान रास्ते पर 5-7 किलोमीटर चलने के बाद मुझे घुमावदार में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जो कि दूर से ही मुझे गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि इस सुनसान रास्ते पर और वह भी इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही होगी। तभी मैं सोचता हूँ कि
क्या इस औरत के पास मुझे अपनी गाड़ी रोकनी चाहिए या फिर इसको इग्नोर करके तुरंत आगे निकल जाऊं? मेरा ऐसा सोचने का कारण यह था कि कई बार उस रास्ते पर लूटपाट की कई घटनाएं सुनने में आई थी और उस दिन मेरे मन में भी कहीं ना कहीं यही डर था कि मैं भी किसी ऐसे हादसे का शिकार ना हो जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरे लिए तो उससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक और डरावना हादसा इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे जैसे मैं उस औरत के करीब जा रहा था तो मुझे गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दिखाई देता है कि वो औरत पेट से है, यानी कि प्रेग्नेंट है, और वह अपने पेट के हाथ लगाकर काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और उसे तुरंत मदद की ज़रूरत है। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि अगर यह प्रेग्नेंट है और उसे मदद की ज़रूरत है तो उसे तो सड़क के दूसरी साइड में खड़ा होना चाहिए था और फिर लिफ्ट मांगनी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि उस वक्त मैं शहर से गांव की तरफ जा रहा था और जिस साइड में वह औरत खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी, अगर उसे मदद चाहिए थी तो उसे सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होना चाहिए था, जो गांव से शहर की ओर जाता है। लेकिन यह तो उसके उल्टा गांव की तरफ जाने के लिए गाड़ियों को रुकवा रही थी। उसकी यह हरकत मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसके पास से गुजरते हुए अचानक पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मेरा पैर अपने आप ही गाड़ी के ब्रेक पर चला जाता है और मैं उसके पास गाड़ी रोक देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी रोकता हूँ तो मेरी गाड़ी के पास आकर ज़ोर ज़ोर से मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगती है। तभी मैं मेरी गाड़ी का शीशा डाउन करता हूँ और उससे कहता हूँ कि कहिए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तो वो मुझसे कहती है कि आप मुझे गांव के मुहाने तक छोड़ देना। तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर आपकी यह हालत है तो आपको तो शहर के किसी अस्पताल में जाना चाहिए। तो वो मुझसे कहती है कि गांव में ही एक अम्मा है जो बच्चे जन्म करवाने का काम करती है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ कि आज के ज़माने में तो हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और इस ज़माने में भी आप घर पर बच्चा क्यों पैदा करना चाहती है। तभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो थोड़ा गुस्से में होकर मुझसे कहती है कि तुम्हें सभी बातों का जवाब मैं यहाँ बाहर खड़े खड़े दूँ क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ? मेरी मदद करने के बजाय तुम उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। तभी मैं अभी थोड़ा हल्का बढ़ जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए। और मेरा इतना कहने के बाद वह गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठते ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ और अब उसे लेकर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ। लेकिन रास्ते में आते वक्त शायद गाड़ी का टायर किसी में लग जाता है और उसके लगते ही वह औरत पहले तो मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है, ठीक तरीके से नहीं चलाया जाता क्या? दिख नहीं रहा मैं पेट से हूँ? और मेरे से इतना कहने के बाद वह औरत अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। मुझे लगा कि कहीं इसे मेरी गाड़ी में कुछ ना हो जाए और इसके बाद मैं थोड़ा ध्यान से लेकर और भी ज़्यादा तेज़ गति के साथ गाड़ी चलाने लगता हूँ। लेकिन अब वह औरत बार बार चिल्लाए ही जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे दर्द हो रहा होगा और इसी वजह से वो चिल्ला रही है। जैसे एक गर्भवती औरत बच्चे को जन्म देने के समय चिल्लाती है, वह औरत उसी तरीके से दर्द से कराहते हुए चिल्ला रही थी और उसको इस तरीके से चिल्लाता देख मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसको मैं बेचारी समझकर उसके ऊपर इतनी दया कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो थोड़ी ही देर में जब अपने असली रूप में आएगी तो मेरी हालत क्या होने वाली है। कि तभी गाड़ी चलाते चलाते अचानक से मेरी नज़र गाड़ी में लगे हुए शीशे पर जाती है, जिसमें पीछे वाली सीट का नज़ारा मुझे दिखाई देता है। और जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह औरत चिल्लाते हुए मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी
और वो चिल्लाने के साथ साथ अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, यानी कि उसके होठों पर एक अजीब तरीके का मुस्कान था और आंखों में एक बहुत तेज चमक थी, जिसको देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत को सच में दर्द हो रहा है या फिर दर्द होने का नाटक कर रही है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह औरत चिल्लाते चिल्लाते ही अचानक से हंसने लगती है, और जब हंसती है तो इतनी तेज हंसती है कि उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि क्या हुआ, अभी तो तुम दर्द के मारे चिल्ला रही थी और अब तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो। तभी वो अचानक से अपनी सीट से उठकर मेरे कान के बहुत करीब आकर मुझसे बोलती है कि अब चिल्लाने की बारी तुम्हारी है। यह बात सुनकर पहले तो मुझे लगता है कि औरत कहीं दिमाग से थोड़ी पागल तो नहीं, और मुझे वह बात कहने के बाद वो फिर से सीट पर बैठ जाती है, जोर जोर से हंसने लगती है। अब उस वक्त मेरी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर बिल्कुल एक जंगल के बीचों बीच थी, जिसके दोनों ओर काफ़ी घने और लंबे लंबे पेड़ थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। और उस घने अंधेरे में मेरी गाड़ी हेडलाइट की रोशनी के सहारे उस रास्ते को पार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ही धीरे धीरे मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप ही कम होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर देने के बावजूद भी वह गाड़ी अपने आप ही धीमी रफ्तार में हो रही थी, और कुछ ही देर बाद एक जगह पर जाकर वह रुक जाती है, और उसे इस तरह से उस सुनसान रास्ते पर हंसता हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। और गाड़ी के रुकते ही वह औरत गाड़ी में बहुत तेज़ हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। उस वक्त तक मैंने अपने मन में यह सोच लिया था कि यह औरत दिमाग से पैदल है, और अब मैं बार बार चाबी मारकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से वह औरत बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि देख रहे हो मुन्ना, आज मैं फिर से तुम्हारी मौत का बदला लेने वाली हूँ। आज जिन लोगों की वजह से तुम इस दुनिया में नहीं आ पाए, उन सभी लोगों में से एक को ख़त्म करने वाली हूँ। उस औरत के मुंह से वह बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और डरते डरते मैं उसे कहता हूँ कि कौन हो तुम और किसको मारने की बात कर रही हो। तभी वह बहुत तेज़ आवाज़ में मुझसे कहती है कि मैं उन सभी लोगों को मार दूंगी जिन्होंने मेरे मुन्ना को इस दुनिया में लाने में मेरा साथ नहीं दिया था। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, और आज तुम्हें मारकर मुझे और मेरे मुन्ना को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलने वाली है। अब उस औरत ने जैसे ही मुझे यह बात बोली तो मैं तो थर थर काँपने लगा, और डरते डरते जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो उसकी तरफ देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाता हूँ और उछलकर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी गाड़ी का डोर अपने आप ही लॉक हो गया था, और बार बार उसे अनलॉक करने के बाद भी वह नहीं खुल पा रहा था। अब यह देखकर तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं मरने ही वाला हूँ, और अब मैं दोबारा से अपना मुंह उस औरत की तरफ घुमाता हूँ तो उसका वह रूप देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और मैंने अपनी गाड़ी में किसी औरत को नहीं बल्कि एक चुड़ैल को बिठा रखा था, और अब ना जाने मेरे साथ क्या करने वाली है। क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा अब पूरी तरीके से बदल चुका था। उसकी दोनों आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी, और उसके होंठ पूरी तरीके से सूख चुके थे और काले पड़ चुके थे,
उसके सिर के बाल अब अलग ही लग रहे थे और उसके अपने शरीर पर जो साड़ी पहन रखी थी वह अब अपने आप ही जगह जगह से जल चुकी थी। इसके साथ ही उसके शरीर पर अब किसी बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। यूँ कहें कि उसका वह पूरा रूप उस रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। और अब वह औरत हंस रही थी तो उसके मुंह की दुर्गंध पूरी गाड़ी में भर चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और जब वह हंस रही थी तो उसके हंसते हंसते ही मेरी नज़र उसके दांतों पर पड़ी। और जब मैं उसके मुंह की दांतों की तरफ देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि उसके साइड के 2 दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे और नुकीले थे और उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हीं दांतों से वो लोगों को अपना शिकार बनाती होगी। उस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब मैं कुछ भी कहने या बोलने की स्थिति में नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुका था और मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन में ऐसा नज़ारा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसके बाद वह चुड़ैल मुझसे कहती है कि अगर तुमने आज मुझे उस जगह पर लिफ्ट ना दी होती तो मैं तुम्हें वहीं पर मार देती, लेकिन तुमने मुझे लिफ्ट देकर अपनी ज़िंदगी की सांसों को थोड़ा और बढ़ा लिया। लेकिन अब तुम्हारी सांसों को बंद करने का समय आ चुका है और अब तुम्हें मारकर मैं मेरे मुन्ना को खुश करने वाली हूँ। तुम्हें पता है, जब कोई रात के वक्त मुझे लिफ्ट नहीं देता तो मेरे मुन्ना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मैं मेरे मुन्ना को इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। जिस किसी की वजह से भी मेरा मुन्ना दुखी होता है उसका तो मैं वही हाल करती हूँ कि वो सोच भी नहीं पाता कि उसके साथ यह क्या हो गया। लेकिन तुमने तो मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसी वजह से आज मुन्ना काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए तुम्हें बड़े ही आराम की मौत दूंगी। उस चुड़ैल की वो बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब वह मुझे वो सब बातें कह रही थी तब उसकी आवाज़ भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब मैंने सोचा कि मुझे मेरे जीवन के अंतिम पलों में अपने घर वालों को याद कर लेना चाहिए। और अब मैं मन ही मन मेरे माता पिता और मेरी घरवाली को याद करने लगा था। और अब मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची का चेहरा भी नज़र आ रहा था। तभी मैं मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगता हूँ कि हे भगवान, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसे अभी तक पिता का प्यार मिला ही नहीं है। अगर मैं आज ही मर जाऊँगा तो उसे पिता का प्यार कौन देगा। मैं अपनी बेटी के बारे में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी बच्ची तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, वह तो अभी मुंह से बोल भी नहीं पाती है। उसने आज तक मुझे कभी पापा बोलकर नहीं पुकारा है। मैं कितने दिनों से तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बच्ची अपने मुंह से मेरा नाम लेगी। और आज तू इतनी जल्दी मुझे अपने बच्ची से जुदा कर रहा है। ऐसा मत कर भगवान, मुझे आज इस मुसीबत से बचा ले। अभी मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी एक तेज हॉर्न की आवाज़ के साथ मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। और वह झटका इतना ज़्यादा तेज था कि उसकी वजह से मेरी गाड़ी अपने आप ही थोड़ी दूर खिसक कर चली गई। लेकिन उस झटके के लगने के बाद वह चुड़ैल बहुत तेज गुस्से में हो जाती है और वह बहुत तेज गुस्से में होकर कहती है कि मेरे सोते हुए मुन्ना को किसने जगह दिया? तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले जिसने यह किया है उसको देखती हूँ। और यह कहकर वो मेरी गाड़ी से उतर जाती है। और जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि पीछे की तरफ एक ट्रक खड़ा है और उसी ट्रक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी।
लेकिन उस चुड़ैल की मेरी गाड़ी के नीचे उतरते ही मुझे अपनी जान बचाने का एक मौका नज़र आया। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि मुझे गाड़ी से उतरकर भाग जाना चाहिए। वैसे भी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो मुझे पैदल ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि एक बार भगवान का नाम लेके मुझे गाड़ी फिर से स्टार्ट करके देखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले ही कोशिश में वह गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट होते ही मैं गाड़ी को इतनी तेज़ वहाँ से भगा लेता हूँ कि मैंने इससे पहले कभी भी अपने जीवन में इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाई थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाता हूँ, तो पीछे से उस चुड़ैल की एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। शायद वो चिल्लाते हुए मेरी गाड़ी के थोड़ी दूर पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन उस वक्त मैंने बस गाड़ी को आगे भगाने पर ही अपना ध्यान लगाया और इसके बाद जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, तो मेरे पिताजी घर के बाहर ही बैठे थे और तभी वो मेरी गाड़ी को पीछे से देखकर मुझसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? यह गाड़ी का हालत क्या बना रखा है? कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था? तभी मैं हड़बड़ाते हुए पिता से कहता हूँ कि आप जल्दी से अंदर चलिए। और उसके बाद मैं अपने घर वालों को अपने साथ शुरू से लेकर अंत तक हुई सारी घटना बताता हूँ। और उस घटना को सुनते ही मेरी माँ तुरंत ही मेरे ऊपर मिर्ची लगाती है और उसका झाड़ लगाती है। दरअसल हमारे गांव में किसी भी बुरी चीज़ को इंसान से दूर करने के लिए उसके ऊपर से मिर्ची कर चूल्हे में जलाया जाता है। उसको मिर्ची का झाड़ कहते हैं। उस दिन मेरे साथ साथ मेरे सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और उसके दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं अभी ठीक ही हूँ, लेकिन आज तक भी मुझे यह समझ नहीं आया कि वो ट्रक वाला कौन था जिसने मुझे उस दिन मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारकर मेरी जान बचा ली।